हाँ जी। सो इस हफ्ते तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो पाई, अगले हफ्ते आई ट्राई कि हो जाए और मैं तुम्हें इन्वायरमेंटल इश्यूज के जो टॉपिक है वो 30-30 मिनट्स वाले में करा दूँ, ठीक है? कोशिश करूंगी, कह नहीं सकती। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, ये हुए मैम। ठीक है। थोड़ा एनर्जी लो है, अगर बोरिंग हो जाए मुझे बता देना। बोल देना, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं। चलो, यस तो मेजर एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये लाइन लिखी है। अब एक बार वाटर पे आते हैं। Water is another the most important factor influencing the life of organism. So water is another word इसके साथ है। टेम्परेचर के साथ उन्होंने सिंपली लिखा है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन जो नीट में आया था वही कि सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन सा है इन्वायरमेंट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर इज टेम्परेचर। ऑप्शन में टेम्परेचर, वाटर, लाइट सब कुछ था, लेकिन आंसर था टेम्परेचर। सो दिस इज अ पीवाईक्यू लाइन, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसे अंडरलाइन करो। डन। यस मैम। ये हुए मैम। जितना बोला उसी को अंडरलाइन करना। साथ में जब जब अच्छा एनसीईआरटी के साइड साइड में नोट्स बनाते हो ना, तो बहुत गंदे हो जाते हैं वो। तो पेंसिल से बनाना, और कैसे लिखना, छोटे अल्फाबेट लिखना, लेकिन कैप्स में लिखना, कैपिटल में। जैसे मैंने अगर लिखना है यहाँ टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कैसे साफ सुथरे नोट्स बना सकते हो, कॉपी अच्छी लगेगी देखने में। मैंने लिखा टेम्परेचर, पेंसिल शार्प रखना, तो मैं लिखूंगी TEMP, टेम्परेचर, एक ही लाइन में। ठीक है, फिर उसके नीचे मैंने उसके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, नहीं तो 1 2 3 भी मत लिखो, लंबा हो जाता है। आप उसमें सिंपली सर्कल बना लो। ठीक है, तो ऐसे आपका ज्यादा क्लीन रहेगा, ज्यादा टाइम तक उसे यूज कर पाओगे। और अगर साइड में जगह नहीं है तो अपनी कॉपी में बना लो, लेकिन फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना, राइट? सो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया ये है। मैम मैम मेरी बुक में ये नहीं है। क्या नहीं है? मैम जो आप ही पढ़ा रहे हो ना मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, ये है ही नहीं। अच्छा, एक्चुअली ना एनसीईआरटी की वो जो ऑफिशियल साइट है ना, वहाँ पे अभी तक ये नहीं आया है कि नीट इस बुक से आएगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या आपकी जो अब एडिट होके आई है उससे आएगा। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा एक बार ये रही हूँ। अगर एडिटिंग होगी तो हमें दिसंबर तक पता चल जाएगी, तब छोड़ देना, लेकिन अभी के लिए इसे पढ़ लो, ठीक है? तो मैंने आपको चैप्टर भेजा है ना शुरू ग्रुप में, यो मैम। तो गुड़िया वहां से निकाल के नोट्स लिख लेना, ओके? नहीं तो ठीक एक है और मैम। सिंपल टेक्निक बता देती हूँ। जैसे एक चैप्टर भेजा मैंने तुम्हें, उस चैप्टर का ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकाल लो। ब्लैक एंड व्हाइट निकालना, कलर मत निकालना, ब्लैक एंड व्हाइट सस्ती पड़ेगी तुम्हें। एक कॉपी उसकी निकाल लो ओके और अपनी एनसीईआरटी के साथ ही चिपका लो, नहीं तो अपने नोट्स में चिपका लेना, अलग से मत रखना, नहीं तो खो जाएगी। ओके, ओके मैम। सबके लिए था ये। यस मैम। Now, you are aware that the average temperature on land varies seasonally. Land they are talking about Earth. Seasonally vary करता रहता है टेम्परेचर। ठीक है, अर्थ में भी ये बेसिकली लैंड जहाँ हम रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि एवरेज टेम्परेचर वेरी करता है सीजनली। ठंडी में टेम्परेचर कम, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा। अब नीट का क्वेश्चन कहाँ से आया था? इस लाइन से आया था। इस लाइन से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था, जो बच्चे गलत कराए थे, स्टेटमेंट नहीं समझ पाए थे। तो मैं यहाँ बना देती हूँ स्टेटमेंट को कि अगर ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, और ये उसके पोल्स है, ये पढ़ते थे हम। तो वो कह रहे हैं कि जब भी कोई इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करता है, देखो व्हेनेवर ऐसे मूव, मैं एरो ऐसा बनाऊंगी, तो इसको टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं समझना, ठीक है? तो जब भी कोई इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहा है, टेम्परेचर विल डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीजेस। हाँ, यही बात बोली उन्होंने, ठीक है? तो ये वाले एरो डायरेक्शन बताते हैं, ये वाले एरो डायरेक्शन बताते हैं। अब यही बात देखो नीचे लिखी है, टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में। और एक प्लेन लैंड से माउंटेन्स की तरफ जाने में भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कोई प्लेन से हिमाचल की तरफ आएगा तो ठंडी होती है ना वहाँ। यही बात उन्होंने बोली है। ना उन्होंने कहा टेम्परेचर के बारे में एक और बात है, एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज टू विद हाई एल्टीट्यूड, फिर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द समर। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं पोलर की तरफ जाऊं, पोलर रीजन्स में, तो पोलर रीजन में टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है। जीरो से लेकर आप देख सकते हो -5, किसी किसी में -25 भी चला जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो कह रहे जीरो से सब जीरो, मतलब बहुत ही जीरो से भी नीचे जा सकता है। और कुछ हाई बहुत ऐसे एरियाज भी है जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट, कि ये जो
इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिक्स है, यहाँ पे जो डेजर्ट है वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात वो आपको टेम्परेचर की बता रहा है कि एरिया वाइज फर्क पड़ता है, समझ आई? अबे तुम्हें कोई यूनिक चीज बताने वाला है। ये कह रहे हैं ऐसी कुछ जगह होती है जो एकदम अलग है। हम थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हर जगह पड़ते हैं, लेकिन कह रहे हैं कुछ यूनिक हैबिटेट है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक है थर्मल स्प्रिंग। थर्मल स्प्रिंग आपने तत्ता पानी सुना है? यो मैम, यस कहाँ देखा है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही है। तत्ता पानी है वहां पे? यो मैम। यो मैम, तत्ता पानी नाम की जगह है। अच्छा, मेरे दिमाग में कुछ और लेते हैं। हाँ नहीं, हिमाचल में तो है, मेरे को जगह का नाम नहीं आ रहा है। तो देखा आपने वहाँ पे पानी गर्म हो तो किसी ने विजिट किया कभी? यो मैम। यो मैम, तो मणिकरण साहिब भी था ना? मणिकर्ण में भी है मैम। यस मणिकरण में भी है। ये देखो यहाँ का जो पानी गर्म है, धुआं उठता हुआ दिख रहा है आपको, है ना? यो मैम। यो मैम, यो मैम। ठीक है। तो कुछ जगह पे तो बहुत गर्म है, कुछ जगह पे इतना गर्म है कि लोग उसमें नहा यो सके, मैम। है ना? तो ये हो गए। अब देखो नॉर्मल टेम्परेचर के कंपेरिजन में यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इधर थर्मल स्प्रिंग्स है जहाँ पे लोग एक्चुअली आ सकते हैं। कुछ जगहों पे ज्यादा गर्म होगा, नहीं जा पाते, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। और एक होता है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। डीप सी मतलब बहुत गहरा पानी समुद्र का, जहाँ पर लाइट भी नहीं जाती। हाइड्रोथर्मल, हाइड्रो मतलब पानी, पानी के अंदर टेम्परेचर के छोटे छोटे वेंट्स है, दे आर लाइक वोल्केनो। कभी देखिए डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स? यो मैम, हाँ, कभी? यूट्यूब में। हाँ, ये देखिए, हाँ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल गहराई में आप, इन्होंने लाइट डाली है इसलिए आपको ये दिख रहा है। ये ऐसे गरम गरम से बुलबुले से निकल रहे हैं, है ना? सो दीज आर ओशियन के अंदर बहुत ही अंदर जाके छोटे छोटे वोल्केनो जैसे हैं ये, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, इनके यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? इनके यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को भी एक्सीड कर जाता है। तो आपको यहाँ ऐसी जगहों पे जनरली ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आर के बैक्टीरिया मिल जाएंगे। सर्वाइव कर जाते हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ मिलते जरूर, लाइफ हर जगह है, ठीक है, बैक्टीरिया तो हर जगह मिलते हैं। तो यहाँ पे आर के बैक्टीरिया मिल जाएंगे, तो ये कुछ स्पेशल इन्वायरमेंट है ना। तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स और यूनिक हैबिटेट, सॉरी आप यहाँ पे अंडरलाइन करो किस किस को, एक तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वर्ड को, क्योंकि आपको मिलेगा पीवाईक्यूज में, और एक थर्मल स्प्रिंग्स, इन दोनों को अंडरलाइन कर लो बस, ठीक है? क्लियर? यो मैम। ठीक है जी, इतना ही सा था और कुछ, ठीक है। सो इट इज जर्नल बेटा, जिसके पास बुक नहीं है ऐसा नहीं है लिखने बैठ जाना, उसका फोटो स्टेट निकाल लेना, इतना नहीं लिखने की जरूरत। तो ये हमें पता चल गया कि टेम्परेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। अब हमको पता है ना कुछ चीजें पर्टिकुलर जगह मिलती है, जैसे कभी पोलर बेयर आपको यहाँ दिल्ली में घूमते हुए दिखे? नो मैम, स्नो लेपर्ड केरला में तो मिलेगा नहीं, और टूना फिश ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बाहर जनरली मिलती नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन रीजन है दैट टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है कि वो कहाँ पे मिलेंगे। तो टेम्परेचर ने ऐसे किया गया, हम कह रहे हैं टेम्परेचर की वजह से आपको पोलर बेयर नहीं मिलते हैं दिल्ली में, ठीक है। तो टेम्परेचर एक्चुअली करता क्या है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, इसको समझने के लिए अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्शन निकल गई। तो टेम्परेचर का अगर हम बोले फंक्शन क्या होता है इन ऑर्गेनिज्म, उसका ऑर्गेनिज्म ऐसा क्या फंक्शन है जिसकी वजह से डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में सिर्फ आर्के बैक्टीरिया मिल रहे हैं पर वहां फंगस ग्रो नहीं कर सकता, है ना? तो ऐसा क्या किया टेम्परेचर में कि इतनी गर्मी में फंगस ग्रो नहीं कर पा रहा? क्या लगता है तुम्हें? मैं बोल रही हूँ डीप जैसे वोल्केनो ही है, यहाँ पर मैं कह रही हूँ सिर्फ आर्के बैक्टीरिया मिलते हैं, कोई फंगस नहीं मिलता, क्यों? ऐसा क्यों? सरवाइव नहीं कर सकता इतने टेम्परेचर। हाँ, क्यों नहीं कर पा रहा? वही तो बोल रही हूँ, सर्वाइव क्या नहीं कर पा रहा मैम, है? इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो अपने। और अपनी बॉडी में जो एसेंशियल फंक्शन होते हैं उनको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उन्हीं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सारे मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड होता है? कोई भी शरीर का केमिकल रिएक्शन किसके बिना नहीं हो सकता? रेस्पिरेशन। रिक्वायर्ड टेम्परेचर। नहीं, सोचो सोचो सोचो, शरीर का कोई भी केमिकल रिएक्शन किस चीज के बिना नहीं होता? बायोमोलिक्यूल के चैप्टर का पार्ट है। मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है शरीर के सारे रिएक्शन, तो बॉडी के जितने मैम केमिकल एंजाइम।
एंजाइम किसने बोला ये? मयंक ना? आर्यन। आर्यन, वेरी गुड आर्यन, शाबाश। एंजाइम्स, ऑल रिएक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन एंजाइम्स। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। तो टेम्परेचर ना एंजाइम पे इफेक्ट करता है, ये इसकी दिक्कत है। गिव मी अ मिनट यार, ये बंद कर दे यार, ये बंद कर दे। बंद कर दे, ये लग रही है मुझे ठंड लग रही है। एक सेकंड रुकना प्लीज। दो मिनट। इतना ही चला। हाँ, बड़ी देर से लग रही है। देखो भाई, एंजाइम्स ना, सो ऐसा क्या है टेम्परेचर का एंजाइम से रिलेशनशिप क्या है? पहले तो बताओ एंजाइम्स होते क्या है, पता है किसी को? बायोकैटलिस्ट होता है। प्रोटीन्स। यार ये उसका फंक्शन हो गया, बायोकैटलिस्ट है वो, बायोलॉजिकल रिएक्शन में फंक्शन करता है। मैं बता रही पूछी हूँ चीज क्या है वो प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली, नॉट ऑलवेज, हमेशा प्रोटीन नहीं होते, राइबोजाइम्स भी होते हैं हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। सो याद रखना, नीट की लाइन है मोस्टली प्रोटीन्स बट नॉट ऑलवेज। पहले तो ये लिखो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, नॉट ऑलवेज, ठीक है जी। अब अगर आपको पता है प्रोटीन बनाने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एमआरएनए से? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, वेरी गुड। ट्रांसलेशन से जो आपका प्रोटीन बनता है ना, दिस इज नोन एज प्राइमरी प्रोटीन। सुना है आपने? जो यो आपका मैम। प्राइमरी प्रोटीन बनता है ना, इट डजंट डू एनीथिंग, ये कोई काम नहीं कर सकता। आपकी बॉडी में जितने भी प्राइमरी प्रोटीन बनते हैं, कोई कोई काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। ये तब तक काम नहीं कर सकते जब तक ये मॉडिफाई नहीं होते, ठीक है। तो आप सबके सब अभी प्राइमरी प्रोटीन हो खुद भी, तो जब तक आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर सकते तब तक आप कुछ बन नहीं पाओगे, किसी कॉलेज जा नहीं पाओगे या कोई भी करियर में नहीं बन पाओगे जब तक मॉडिफाई नहीं करते। प्रोटीन के साथ भी यही है, ये कुछ नहीं कर सकता। प्राइमरी प्रोटीन चेंज होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर में, तो प्राइमरी प्रोटीन करता क्या है? ये चेंज करता है अपना स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोटीन से बनता है सेकेंडरी प्रोटीन, फिर बनता है टर्शियरी प्रोटीन, फिर बनता है क्वाटरनरी प्रोटीन। ये सब आप पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल, ठीक है जी, उसके अंदर आपको ये सब देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आता है प्रोटीन के पार्ट से। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? इन्हीं स्ट्रक्चर्स में तो किसी स्टेट में बन सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं अज्यूम कर रही हूँ थर्ड स्ट्रक्चर में एक एंजाइम बन गया था, ठीक है जी। सो दिस इज एन एंजाइम, मतलब क्या है इसका? प्रोटीन ने कुछ अलग से चेन नहीं बनाई होती, बस वो फोल्डिंग कर लेता है अपने आसपास, बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज अ एंजाइम, प्रोटीन है नेचर में। अब हम कह रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट एंजाइम के ऊपर पड़ता है, इसका मतलब क्या है? मैं इसको यहाँ लिखती हूँ कि ये एक एंजाइम है। एंजाइम एक तो होता है लो टेम्परेचर, इसको लिख लेना। एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम का मतलब बिल्कुल सही टेम्परेचर जो उस एंजाइम को चाहिए था। और एक होता है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है जी। तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम के साथ होता क्या है? जब एंजाइम को आप लो टेम्परेचर में रखते हो तो वो हो जाता है इनएक्टिव, सो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको इनएक्टिव स्टेज में रखेंगे, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस इनएक्टिव होता है। जब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर में आता है तब वो हो जाता है एक्टिव। तो अगर मैं बोलूँ एक एंजाइम को मैंने लो टेम्परेचर में रखा, लेट से मैंने उसको 10 डिग्री सेल्सियस में लिखा, वो इनएक्टिव हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस में वो काम करता था, तो अगर मैं इस एंजाइम को 10 से 20 में शिफ्ट करूँ, क्या ये एक्टिव हो जाएगा? यो मैम। बिकम एक्टिव अगेन, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हाई टेम्परेचर के साथ प्रॉब्लम है। व्हेन एंजाइम गो इनटू हाई टेम्परेचर, इट्स स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है उसका। और अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब अगर मैं इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर में भी ला दूं ना, ये हील नहीं कर पाएगा, हो ही नहीं सकता ये प्रोसेस, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में एंजाइम ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, समझे? यो मैम। इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वेरी करती है टेम्परेचर पे। अब अगर मैं बोलूं कि क्यों हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे बैक्टीरिया मिल गया तुमको लेकिन फंगस नहीं मिला, तो क्या बोलोगे?
सोचो। फंगस के पास जो एंजाइम्स है वो हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते। हाई टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फिर फंगस मर जाएगा, इसलिए फंगस वहां सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, ये है मैम। मैम समझिए ना। ये है ये मैम। बराबर। आ जाओ फिर, देखो अब ध्यान से देखना। यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है टेम्परेचर की टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब तुमको ये रियलाइज होगा कि जो टेम्परेचर होता है ना, तो ये लाइन को कैसे अंडरलाइन करना है, इस पॉइंट को काट देंगे हम सारे को। दैट टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम कैसे वर्क कर रहा है, दैट इज काइनेटिक्स ना। तो एंजाइम की फंक्शनिंग को टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर किस किस को इफेक्ट करता है, पहली चीज काइनेटिक ऑफ एंजाइम। अब इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि टेम्परेचर किस किस को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो शुरू इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि पहला वो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को इफेक्ट करता है। दूसरा वो किसको इफेक्ट करता है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी, क्योंकि सारे एंजाइम पे तो केमिकल रिएक्शन डिपेंड है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। और एंजाइम का इफेक्ट ओवरऑल फिजियोलॉजी पे भी पड़ता है। अब केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे तो बॉडी के फंक्शन भी तो रुक जाएंगे ना, तो ओवरऑल बॉडी की फिजियोलॉजी पे फर्क पड़ता है। समझ आई। तो ये सेकंड पॉइंट ये है और मैम। थर्ड पॉइंट, तो ऐसे आप अपना बना लोगे। द फ्यू ऑर्गेनिज्म, अब देखो अब जो दो टर्म है ना, इसके आपको आपको सारे के सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। तो अंडरलाइन करेंगे हम यूरीथर्मल को और स्टीनोथर्मल को, और इसको समझेंगे। देखो यूरी वर्ड का मतलब है वाइड, स्टीनो का मतलब है नैरो। ठीक है, तो यूरी का मतलब है वाइड, मतलब वाइड रेंज में कोई चीज सर्वाइव कर सकती है। रेंज का क्या मतलब होता है, जैसे हम काउंटिंग करें 1 to 10। ठीक है, तो मैंने देखो पहले तो नंबर बोले 1 2 3 4 5 6, मैं एक नंबर की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। अगर मैं बोल दूं कि मार्क्स जो है 1 to 10 की रेंज में आ रहे हैं, मतलब मैंने इसमें सारे नंबर एक साथ इंक्लूड कर लिए ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो रेंज मतलब होता है कुछ नंबर्स के, दो नंबरों के बीच की वैल्यू, राइट। सो यूरीथर्मल्स वो होते हैं दैट दे कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ, अब यूरी के आगे थर्मल है ना, तो थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो ऐसे टेम्परेचर जो वाइड रेंज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं वो यूरीथर्मल कहलाते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूं कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है, दैट मीन्स अगर टेम्परेचर उस एनवायरमेंट का 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तब भी सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर 31 हुआ ना, फिर दिक्कत होने लग जाएगी, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ आई। ये है मैम। मैम तो मुझे बताओ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल। हम यूरीथर्मल। यूरीथर्मल। जनरली हाँ, लेकिन रेंज उनकी, हाँ लेकिन रेंज उनकी भी होती है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डाई एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम पानी को बॉईल करते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाते हैं, 100 डिग्री पे बॉईल होता है ना पानी, राइट। फिर भी एक्सेप्शन होती है। अब स्टीनो का मतलब है नैरो, दैट मीन वो बैक्टीरिया जो नैरो, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज में सर्वाइव करते होंगे। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस में ही सर्वाइव कर सकता है, तुम 13 डिग्री सेल्सियस करो उसने मर जाना है। ठीक है, जो नैरो रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं उनको स्टीनोथर्मल कहते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब नेचर में ज्यादा क्या मिलते हैं, यूरी या स्टीनो। जीरो। स्टीनो, बिल्कुल स्टीनो मिलते हैं। हम कहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट में जाके रह सकते हैं, हम तो नहीं रह सकते, हमें तो अपनी बॉडी को पूरा कवर करना पड़ जाएगा। स्टीनो ज्यादा मिलते हैं जो लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में रह सकते हैं। ठीक है, यूरी कम है। क्लियर। ये है मैम। लास्ट लाइन है इसमें, जो देखो एनसीईआरटी में जब भी कोई पैरा खत्म होता है ना, उसकी लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन से नीट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये मैंने देखा है। तो लास्ट लाइन हमेशा ही अंडरलाइन होगी, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस, टेम्परेचर को टॉलरेट करने का जो लेवल है डिफरेंट स्पीशी का, डिटरमाइन करता है वो कहाँ रहता है। जैसे जो हिमाचल में कुत्ते रहते हैं वो उतना ठंड ले सकते हैं, लेकिन वही कुत्ते जब दिल्ली में रहते हैं तो वो उतना ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। तो एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कौन कितनी सर्दी को बर्दाश्त कर सकता है, राइट। मैम ये है मैम। बोर तो नहीं होगे। नो मैम। ठीक है, इन रिसेंट ईयर मैम देयर हैव बीन अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो पूरी धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो आने वाले 10 सालों में 1 डिग्री इंक्रीज हो गया, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, ये है मैम। क्या फर्क पड़ेगा। गर्मी हो गई।
गर्मी ज्यादा हो जाएगी वो मुझे पता है, इफेक्ट क्या पड़ेगा लाइफ पे? जो ऑक्सीजन लेवल होता है सीज में वो कम हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे? यो मैम। क्यों? ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे, एक तो ये चीज है, वाटर लेवल हाई हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और क्या फर्क पड़ेगा? मैम बेटा अभी पीछे ही पड़ा टॉपिक, जरा रिलेट करके आंसर दो। सोचो सोचो सोचो, एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? इंसान से बाहर निकल के सोचो थोड़ा। मैम जो बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी उनमें फर्क पड़ जाएगा, जैसे एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, इरिवर्सिबली वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो सोचो जिसकी टेम्परेचर रेंज इतनी ही थी, तुमने अगर 1 डिग्री भी बढ़ा दिया तो तुम्हारी है ना वो, ये बॉडी तो गई। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म लिटरली सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर 1 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ गया तो। बात समझ आई? बिकॉज एंजाइम पे फर्क पड़ता यो है, मैम। राइट? गुड। नाउ वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ। टेम्परेचर के बाद वाटर है, ठीक है, टेम्परेचर का वाटर को करना है, लेकिन अनदर वर्ड को अंडरलाइन रखना कि पहले टेम्परेचर है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर वाटर है। अभी कह रहे हैं, तुम्हें पता है हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था कि लाइफ ओरिजिनेट ही वाटर से हुई थी, है ना? और लाइफ के बिना सस्टेन भी नहीं हो सकती जिंदगी, क्योंकि सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। बिना पानी के सेल तो जिंदा रह नहीं सकता, ठीक है? और पानी क्या है ना, काफी जगहों पे लिमिटेड भी है। जैसे डेजर्ट में जाओ, वहां पे पानी तो लिमिटेड है, अच्छे से अवेलेबल तो नहीं है, राइट? तो वहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कम पानी में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड है ना? तो इसमें ये प्लांट्स का एक बार जिक्र करते हैं, जो आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि प्लांट्स के केस में जहाँ पर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे कैक्टस होता है, वो कम पानी में सर्वाइव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपनी बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म रखी है जिसे हम बोलते हैं कैम साइकिल, कैजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। ठीक है, तो इसकी बॉडी में कैम साइकिल होती है। अब जब हम प्लांट पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में कराऊंगी, यहाँ पर इसे लिख लो कि इसकी बॉडी में कैम साइकिल होती है। और इसका फीचर क्या होता है कि स्टोमेटा रात को खुलते हैं, ओपन एट नाइट, ठीक है? और इसका पर्पस क्या होता है? टू कंजर्व वाटर, वाटर इन डे। दिन में अगर स्टोमेटा खुलेंगे पानी वेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन से तो कुछ बचेगा नहीं। अब जिसको ये वर्ड नहीं याद आ रहे, वेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, तो जब प्लांट पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि डेजर्ट में प्लांट्स के पास कैम साइकिल होती है। ये नीट का क्वेश्चन है, ये ओके। यो मैम। Now the productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water। ध्यान से सुनो, ये लाइन बहुत बोरिंग होगी। प्रोडक्टिविटी क्या है प्लांट की? भाई फोटोसिंथेसिस कितना कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, लोकेशन कि कहाँ कहाँ है, ठीक है? तो ये भी लाइट पे डिपेंड करती है। जैसे अगर सनलाइट ही नहीं मिल रही है तो वहां पे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे एरिया में आपको प्लांट्स, बड़े प्लांट्स तो कम ही मिलेंगे, ठीक है? जहाँ पे अच्छी खासी सनलाइट अवेलेबल है वहां पे आपको बड़े बड़े प्लांट्स मिल जाएंगे आराम से, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि वो कितना खाना बनाने है। जहाँ पे अच्छी खासी लाइट मिल रही है दिन में तो वहाँ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, राइट? राइट मैम यो मैम। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, मैं लाइट की बात कर रही हूँ और टॉपिक वाटर चल रहा है। काय का यो यो, क्या समझ आया? कुछ भी बोलते हो तुम, सुनते जहाँ नहीं हो। कम सनलाइट होगी वहाँ पे बड़े प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे जी। हाँ लेकिन बात तो पानी की चल रही थी। अबे पानी के रिस्पेक्ट में तो बताया नहीं ना मैंने, फिर कुछ पे भी यो यो बोल लेते हैं। देखो मुझे पता है तुमने फोटोसिंथेसिस बहुत पहले पढ़ा होगा, तो फोटोसिंथेसिस की एक छोटी सी बात सीख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है, ठीक है? एक होती है लाइट रिएक्शन, आपने शायद सुना होगा, और एक होती है डार्क रिएक्शन। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितना पढ़ा था 11th में फोटोसिंथेसिस का पार्ट। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों को लाइट चाहिए होती है, लेकिन लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है वाटर की प्रेजेंस पे, ठीक है? तो पानी जब टूटता है ना, उससे हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं।
यही इलेक्ट्रॉन की मदद से आगे एनर्जी बनती है लाइट रिएक्शन में। इसके बिना नहीं लाइट रिएक्शन चल सकता। तो पानी के बिना लाइट रिएक्शन हो नहीं सकता। एक तो सनलाइट भी चाहिए और एक लाइट भी चाहिए। अब ये देखो, यही वो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्टिविटी ना प्लांट की, वो डिपेंड करती है पानी के ऊपर। बेटा अगर ऐसी जगह प्लांट है ना जब पानी अवेलेबल ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। बात समझ आई? रिएक्शन Yeah, डायरेक्टली ma'am. डिपेंड करता है पानी पे। नाउ यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, में ऐसा लगता होगा ना कि ये तो प्लांट की बात होगी जो लैंड पे रह रहे हैं। जो पानी के अंदर रह रहे हो ओशन में, उनको तो कतई फर्क नहीं पड़ता होगा, उनको तो पानी की प्रॉब्लम्स नहीं होती, ऐसा लगता है ना? यस मैम। लेकिन क्या होती होगी? होती होगी। क्या पूछा आपने? मछलियाँ, डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स पानी में रहते हैं, तो क्या उनको पानी की प्रॉब्लम्स होती है? नो मैम। नहीं होती बेटा, होती है। उनको अमाउंट ऑफ वाटर की बेशक प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उनको क्वालिटी ऑफ वाटर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है? जैसे एक Yeah. कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी से क्या दिमाग में आता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। Osmosis. ऑस्मोसिस से क्या दिमाग में आता है? Transport Diffusion. from higher concentration to lower concentration. नहीं समझ में आ रहा है, एक बच्चा बोलेगा, उसे बोलने दो। बोल बेटा, क्या बोल रहा था? Transport of water from higher concentration to lower concentration. हाँ, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसके इन्फ्लुएंस में होता है ये पानी मूव? किसकी प्रेजेंस डिटरमाइन करती है इस पानी की मूवमेंट को? उस ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में कौन था? और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। उस डेफिनेशन में और कौन था? याद कर। सिर्फ पानी की मूवमेंट तो नहीं थी, उसमें और कोई भी Ion. सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट, राइट? तो सॉल्यूट आर बेसिकली व्हाट डिटरमाइंड ऑस्मोलैरिटी। तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली द ऑस्मोलैरिटी। क्या मतलब है इस बात का? जब मैं सॉल्यूट बोल रही हूँ तो मेरा मतलब है आयंस। आयंस क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। देखा होगा आप लोगों ने ये। देखिए, कोई मसल आपकी बॉडी की कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती जब तक कैल्शियम आयन ना हो। ठीक है? कोई भी न्यूरॉन सिग्नलिंग नहीं कर सकता अगर सोडियम और पोटेशियम आयन ना हो। तो मैं अगर बोल दूं कि मेरे शरीर में सोडियम की कमी हो गई है, सीधा मेरे दिमाग पर पूरी बॉडी पर असर पड़ जाएगा उस बात का। सोच रहे हो, सिर्फ सोडियम आयन की कमी से। तो कभी देखा इसको उल्टियां लगती है तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉल पिलाओ, नमक चीनी वाला पानी पिलाओ, है ना? Yeah, ma'am. किसी को लूज मोशन लगता है तब भी पिलाने को कहते हैं ना कि ट्रेवल करो तो इलेक्ट्रोल रखना चाहिए। क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोल होता क्या है? कभी किसी ने देखा उसके ऊपर? इलेक्ट्रॉल इज नथिंग बट सॉल्ट एंड शुगर। चीनी और नमक का घोल होता है, वो पानी में मिल लेते हैं, और सॉल्ट एंड शुगर से आपको सब कुछ मिल जाता है। ये जो आयंस होते हैं ये मिलते हैं। तो बेसिकली जब किसी को उल्टियां लग जाती हैं तो उसकी बॉडी से सारा खाना बाहर निकल जाता है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स, आयंस भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं पानी के साथ। तो डर हो जाता है कि यार आयन की कमी ना हो जाए। तो उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए हम उसको बाहर से नमक चीनी पिलाते हैं, भाई तो जिंदा रहे। हाँ, बस शुगर चेक कर लो, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो तो फिर उसके साथ अलग सीन है, वो तो हॉस्पिटलाइज ही हो गया सीधा। सो अगर लूज मोशंस हो या फिर वॉमिटिंग हो, हमेशा चीनी और नमक का पानी पीते रहना होता है, राइट? तो वो क्यों पीते हैं? ताकि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज नोन एज ऑस्मोलैरिटी। तो जो पानी के अंदर रह रहे हो उनको फर्क नहीं पड़ता अमाउंट से, अमाउंट तो उनके पास अबंडेंट है। एक दिन में कितनी मर्जी गर्मी कर लो, समुद्र का पानी खत्म तो होगा नहीं। तो मछली इस चीज से तो बेफिक्र है कि पानी तो है, लेकिन इस बात पे फर्क पड़ता है कि उसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर समुद्र का पानी और नमकीन कर दोगे, आधी मछलियां मर जाएंगी, उनकी ऑस्मोलैरिटी बिगड़ जाती है ना। क्योंकि तुमने अभी ऑस्मोसिस कहा, तो सोचो अगर ये रही हमारी प्यारी मछली, भाई सब सही चल रहा था, लेकिन तुमने बाहर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा कर दिया और अंदर कर दिया कम, तो मछली के साथ होगा क्या? पानी कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा उसकी बॉडी से? अब बाहर मूव करेगा। अगर सॉल्यूट बाहर ज्यादा है तो पानी बाहर ज्यादा हुआ, बॉडी के कंपैरिजन में कम। सिर्फ मछली के आसपास देखना है, वाटरलेस। कम। हाँ, और यहाँ पे वाटर मोर है, तो पानी कहाँ मूव मूव कर जाएगा? बाहर। हो गया इसकी बॉडी का काम, शरीर से पानी बाहर जा रहा है सेल से, ये तो मर गई। और अगर मैं सॉल्यूट का अमाउंट बाहर कर दूं लेस,
यानी कि बाहर पानी ज्यादा, बेचारी मछली की बॉडी में उल्टा हो गया। उसकी बॉडी में क्या सीन देखने को मिल गया कि उसके पास है वाटरलेस, तो सारा पानी अंदर मूव कर जाएगा, तब भी तो फट जाएगी, ये मैम। फट जाएगी ना उसकी बॉडी, थोड़ा पानी कहाँ ले पाएगी उसके साथ। तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करती है, ऑस्मोलैरिटी। सो यही बात उन्होंने बायो में यहाँ बोली है, इस पर ध्यान देंगे अब कि ये देखो, तो यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियन, लेक या रिवर शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे अभी हर्ष ने बोला था कि मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम है, पर ये सच नहीं है। फॉर aquatic ऑर्गेनिज्म क्वालिटी मैटर करती है पानी की, ठीक है, तो इस लाइन को अंडरलाइन करूंगी। फॉर aquatic ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी दैट इज केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका पीएच क्या है वो मैटर करता है पानी का, ठीक है। अब इसके इसने 3 एग्जांपल दिए जिसमें पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये डेटा है, सीधे डेटे पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं जो हम जो क्वालिटी सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लो कि अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है 5 पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन उसकी यूनिट है। कभी कभार नीट बहुत ही वियर्ड तरीके से ये पूछ लेता है यूनिट बता दो, तो ये इग्नोर मत करना, पूछ लेता है। बायो में भी एक क्वेश्चन कोई था जहाँ पे यूनिट में फंसा दिया था उसने। तो पार्ट्स पर मिलियन मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन था वो भी, तो पार्ट्स पर मिलियन से कम या लगभग पार्ट्स पर मिलियन जितनी सैलिनिटी अगर नमकीन है पानी, तो वो पानी होता है हमारा इनलेट। जनरली आपके आसपास जो पानी मिलता है उसमें इतनी नमकीन होता है, ठीक है। अगर आप जाते हो सीज के पास, तो सीज में आपको 30 to 35% कैसा मिलेगा, पार्ट्स पर मिलियन जो पानी है वो नमकीन होगा सी के अंदर। लेकिन अगर आप जाते हो हाइपर सेलाइन लेगून, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा नमकीन पानी में जाते हो, जैसे अभी मैंने पीछे करा था ना मणिकर्ण साहिब में, तत्ता पानी था वो, उबलता हुआ पानी, वैसे ऐसे भी वाटर बॉडीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा नमक होता है, तो वहाँ पे आपको फिशेज नहीं जनरली मिलेगी, इतने नमकीन पानी में कैसे रहेगी, उनको हम बोलते हैं हाइपर सेलून लेगून्स। तो वहाँ पे आपको 100 से भी ज्यादा पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूट मिल सकता है, ठीक है। तो आपसे ये मैम। सीधा सीधा पूछ लेंगे कि कहाँ पे कितनी सैलिनिटी है, एनसीईआरटी ने मेंशन करा है, इतना ही याद करना है, क्लियर। अब जो मैंने तो पीछे पढ़ाया था मैं उसी से रिलेटेड पूछ रही हूँ, मेरे को बस वही देख के बता दो कि अगर मैं बोलूँ यूरी, इसका मतलब क्या है, वाइड रेंज या नैरो। वाइड रेंज। वाइड रेंज। और अगर मैं इसके आगे सेलाइन लगा दूँ तो मतलब मैं बात किसी कर रही हूँ सैलिनिटी की, मतलब सॉल्ट, ठीक है। तो यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, विच कैन सर्वाइव इन Wide range of salinity. रेंज ऑफ सैलिनिटी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और स्टीनो हेलाइन क्या होंगे फिर, Narrow range. The range of salt concentration. हाँ में सर्वाइव कर सकते हैं, क्लियर है। वर्ड्स का मीनिंग पूछते हैं वो, यूरी हेलाइन और यूरी थर्मल से बच के रहना, ये देखो स्टीनो हेलाइन एंड ये तुम्हें मिलेगा पीवाईक्यू में, क्लियर है। Do you, ma'am? नेक्स्ट फैक्टर है लाइट, लाइट और टेम्परेचर बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखो मैं इसको जितना सिंपल कर सकती हूँ मैं ऐसा कर देती हूँ कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है लाइट का भी और टेम्परेचर का भी। सन से जो बाहर निकल रही है वो है पैकेट्स ऑफ फोटोन, छोटे छोटे लाइट्स के पैकेट है, ऐसे दूध के पैकेट की तरह इमेजिन करती हूँ मैं तो उन्हें, छोटे छोटे पैकेट है जिनके अंदर लाइट स्टोर है, ठीक है। तो दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइक पैकेट ऑफ फोटोन्स है, इसको मैं कहती हूँ लाइट। ये लाइट जिसके ऊपर भी गिरती है और जो इफेक्ट कॉज करती है वो होता है टेम्परेचर। तो मेरे को ऐसे समझ आता है ये कि लाइट का जो इफेक्ट है दैट इज टेम्परेचर। जब लाइट ज्यादा देर गिरती है टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का, लाइट कम देर गिरती है टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। तो लाइट और टेम्परेचर का सोर्स सेम है, दैट इज सन, लाइट का इफेक्ट टेम्परेचर है, इतना समझ आया। ये मैम। अब प्लांट खाना बनाता है लाइट की वजह से, और ये सिर्फ पॉसिबल है जब सनलाइट हो और पानी हो, नहीं तो हो नहीं सकता। तो लाइफ हमें इतना तो समझ आ गया कि भाई लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स के लिए। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, और अगर ऑटोट्रॉफ खाना नहीं बनाएंगे तो धरती पे खाना नहीं बन सकता, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है फूड का। तुम कोई भी खाना खाते हो पीछे बैक ट्रैक करो, उसका अल्टीमेट सोर्स प्लांट ही होते हैं या वो ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स ही है जो सन की लाइट को फिक्स करके धरती पे खाना बना सकते हैं। अगर ऑटोट्रॉफ्स ना हो ना, तो जो सन से लाइट आ रही है हम उससे खाना नहीं बना सकते, हम सब मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, यहाँ देख लेते हैं बाद में समझेंगे। ये आपको फॉरेस्ट दिख रहा है, रेन फॉरेस्ट दिख रहा है,
यो Yeah. क्या बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं? यस बड़े बड़े Yeah. पेड़ है तो Yeah. इनकी अपनी कैनोपी भी होगी ना, इन्होंने इसको कवर कर रखा होगा। देखो जो सनलाइट है इस कैनोपी की वजह से पेड़ों का जो ये पूरा इतना बड़े बड़े पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनकी कैनोपी बन जाती है ना, तो इस कैनोपी की वजह से सनलाइट इस वाले पौधे पे पड़ रही है जो नीचे पड़ा है, आई थिंक फर्न है ये, यहाँ पड़ रही है यस मैम बेटा, यहाँ पड़ पा रही है लाइट, No, ma'am. No, ma'am. है ना। तो देख अब इस प्लांट, ये प्लांट कहीं जा तो सकता नहीं, पेड़ तो इसके ऊपर ही लगेगा पूरी जिंदगी। तो इस प्लांट को पता है मेरे को सनलाइट दिन में इतने टाइम मिलते हैं, तो इसने आदत डाली है फोटोसिंथेसिस को इतनी सनलाइट में करने की। इसको पता है इसको डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिलती, आसपास से थोड़ी हीट मिल जाती है, तो इस वाले भाई ने इतनी कम सनलाइट में सर्वाइव करने की आदत डाल ली है। ठीक है, अब यही बात एनसीईआरटी लिखती है। मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं हाइट में, दैट इज हर्ब्स एंड शर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, विच ग्रो इन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं, आर एडेप्टेड, उनको आदत हो गई है फोटोसिंथेसिस की करने की अंडर ऑफ वेरी लो लाइट कंडीशन, बहुत लो लाइट कंडीशन में वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर ओवर शेडो होती है टॉल ट्री की। तो बड़े वाले पेड़ उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली शेडो बना रहे हैं, बड़े वाले टेल की शेडो के अंदर ये छोटे वाला सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है ना, तो लो इंटेंसिटी लाइट में ये सर्वाइव कर लेते हैं। समझ आई ये बात? ये उनकी अडेप्टेशन है। ठीक है, तो Yeah, ये ma'am. ये लाइन एनसीईआरटी की वो पीवाईक्यू की लाइन है, इसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नाउ मैनी प्लांट्स, एक इन्होंने लाइट का ही आपको ना एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करे लाइट के बारे में। पहला इन्होंने बोला ऑटोट्रॉफ्स के बिना जिंदगी नहीं चल सकती और ऑटोट्रॉफ लाइफ पे डिपेंडेंट है। इसने कहा पहली तो ये जरूरत है लाइट की, भैया खाना बनेगा। दूसरा इसने कहा कि लाइट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन भी है, जो प्लांट है ना बड़े बड़े पेड़ों के नीचे वो कम लाइट में सर्वाइव भी कर लेते हैं। तीसरी बात ये कह रहा है कि प्लांट डिपेंड करते हैं सनलाइट पे फॉर टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट, फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। ये है आपका चैप्टर जो प्लांट फिजियोलॉजी है ना उसका लास्ट चैप्टर है, कॉमन वाला। फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट का मतलब है कि फूल आने से पहले ना प्लांट को एक टाइम चाहिए होता है जब उसको ठंडी भी मिलनी चाहिए और गर्मी भी मिलनी चाहिए। जब उसको प्रॉपर सनलाइट मिल जाती है और प्रॉपर ठंड मिल जाती है ना, उसके बाद ही फ्लावरिंग हो सकती है। अगर बेटा उसको प्रॉपर सनलाइट और वो नहीं मिलेगी ना, फ्लावरिंग सही से नहीं होती। इसलिए जिस साल में सीजनल वेरिएशन ज्यादा हो, ढंग से गर्मी ना पड़ी हो, ढंग से ठंड ना पड़ी हो, उस साल फूल भी सही से नहीं लगते और उस वजह से फ्रूट्स भी सही से नहीं आते। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता सिर्फ फ्लावरिंग सीजन में फ्लावर लग जाते हैं। फ्लावर लगने से पहले प्लांट बहुत देर तक उसके लिए प्रिपेयर करता है। तो जिस दिन आप नीड देने जाओगे उससे पहले आप प्रिपेयर करोगे ना, वैसे फूल लगाने से पहले प्लांट भी प्रिपेयर करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में। तो वो कह रहा है कि अगर सनलाइट ना मिले ना प्लांट को तो उसकी प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी, तो फ्लावरिंग भी अल्टीमेटली हो नहीं पाएगी। समझ गए? यो मैम Yeah, तो ma'am. ये जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है ना कुछ टाइम पीरियड के लिए सनलाइट की, उसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट। फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिक मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ये हम प्लांट में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। नाउ फॉर मैनी एनिमल्स टू, अब पापा तो प्लांट ही पढ़ रहे हैं ऊपर, एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स के लिए भी डिपेंडेंट होता है लाइट, कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल रात को ही जाते हैं हंटिंग करने, उसको कैसे पता चला रात हुई? भाई घड़ी तो है नहीं उसके पास, उसको कैसे पता चलता है? अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने से, यानी कि लाइट चलेगी ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे नो कि अब हंटिंग करनी है, राइट। सिमिलरली अगर जब बारिशें आती है तो फ्रॉग रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं, है ना, तभी आपको फ्रॉग्स की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो लाइट पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ एनिमल है जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग फॉरेजिंग करेंगे, अपना खाना ढूंढेंगे। कुछ है जो इवनिंग होते टाइम ढूंढने के, कुछ है तो रात को ढूंढने के। तो ये सब कुछ लाइट पे डिपेंड करता है ना, लाइट के प्रेजेंस के ऊपर। करेक्ट? Yeah, ma'am. Yeah. डाउट है किसी को? नो मैम। ओके बेटा, यही बात वो आपको यहाँ बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं लाइट का अगर मैं एनिमल की लाइफ पे इफेक्ट दे रही हूँ तो वो कुछ कुछ टर्म मेंशन कर रहे हैं। देखो, फॉरेजिंग के लिए लाइट चाहिए एनिमल को, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए भी लाइट चाहिए, और माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए भी। जैसे ठंडी हो जाएगी तो बर्ड्स उठ के गर्म एरियाज में चले जाते हैं, है ना, इतनी ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते वो, राइट, तो वो भाग जाते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं। सब कुछ लाइट पे डिपेंड करता है। द अवेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक विद दैट ऑफ टेम्परेचर। देखो, लाइट और टेम्परेचर एक दूसरे से मिलते तो है, जितनी लाइट उतना ज्यादा टेम्परेचर। हाँ बेटा, डाउट है? यस मैम मैम फॉरेजिंग होता है। फॉरेजिंग मतलब
कोई एनिमल बाहर जाता है ना खाना ढूंढने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए, मेट ढूंढने के लिए, उसको फॉरेजिंग कहते हैं। यो मैम। ठीक है, तो फॉरेजिंग में सब आता है, खाना ढूंढने के लिए जाना, मेट ढूंढने के लिए जाना, या फिर अपना नया घर ढूंढने के लिए जाना, सब फॉरेजिंग है। कभी कभार अपने घर को चेक करने के लिए जाना कि और कोई एनिमल तो नहीं आ गया, तो वो फॉरेजिंग होता है। ठीक है, इसको कह ले घूमना, घूमी घूमी करने जा रहा है। ओके, ओके कि नहीं? यो मैम। Okay. ना, अब एक क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो तुम मुझे कल करके बताओगे। एक बात बताओ, सनलाइट ने सब कुछ डिसाइड किया, लेकिन अगर ओशियन में बिल्कुल डीप जाओगे, अभी तुमने डिस्कवरी में देखा हो, जितना नीचे जाते जाओगे सनलाइट तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। भाई, तो नीचे वालों को तो पता ही नहीं है सूरज नाम की कोई चीज है। तो कभी बहुत डीप ओशन में जाएंगे ना, जो बहुत डीप ओशन होता है, वहां पे तो सनलाइट जाती नहीं। तो वहां पे कॉन्स्टेंटली क्या रहता है? अंधेरा, अंधेरा कायम रहता है वहां पे। तो नीचे अंधेरा है, डार्क। यहाँ पे जनरली जो फिशेज है ना, जो एनिमल्स है, उनके पास रूडिमेंट्री आइज है, उनकी आइज वर्क नहीं करती, क्योंकि अंधेरा है ना, देखेगी कैसे? देखने के लिए आपको एक लाइट तो चाहिए ना, रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। रॉड्स एंड कॉन वर्क ही नहीं कर सकते, रेटिना पिक्चर बना ही नहीं सकता। तो लाइट ही नहीं है तो पिक्चर बनेगी नहीं, तो ये होते हैं बेचारे अंधे। ऊपर से इतने सारे प्रेशर का पानी का प्रेशर होता है। इनकी बॉडी भी अजीब सी होती है, शेप अलग सी होती है। आपको फ्लैट फिशेस सबसे नीचे वाले पानी में मिलती है। मेरे को बताओ, अगर लाइट यहाँ पहुंची नहीं, तो ये बेचारे बंदों ने कैसे अपना जीवन चलाया? इनको कैसे पता चला फॉरेजिंग कब करनी है? और अगर लाइट नीचे पहुंची नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो गई? सो क्वेश्चन है, हाँ बोल बोल। अडेप्ट कर लिया उन्होंने। अडेप्ट करेगा, चल ठीक है, अडेप्ट कर लिया उसने अंधेरे में रहना। मेरे को ये बता दो, बिना खाने के कैसे अडेप्ट किया? खाना किसने बनाया? खाना तो चाहिए। ऐसे फिश एक दूसरे को निकालते एक दूसरे को खा लेंगे तो खत्म नहीं हो जाएंगे? खाने का क्वेश्चन कुछ, फिर था ना वो। खाना किसने बनाया अल्टीमेटली? एक दूसरे को खा रहे होंगे, लेकिन कोई तो होगा जहां से ये खाना बनना स्टार्ट हुआ वहाँ है। पे कीमोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। कीमोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। हाँ, ये मैम। ये एक पॉइंट हो सकता है। कीमोटोट्रॉफिस के ऊपर सारा सिस्टम डिपेंड हो जाएगा, चल जाएगा। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो कल एक बार, ये आंसर अच्छा था तो कल एक बार इसे सर्च करके आना। बहुत डॉक्यूमेंट्रीज है यूट्यूब पे और गूगल पे, एक बार सर्च करके आना, ठीक है? सर्च करके आना, सामने से बोल रही हूँ कि सबसे डीप ओशन में आपको कौन से एल्गी मिलते हैं? बेटा एल्गी मिल जाते हैं। रेड एलिगेटर। कौन सी मिलती है और क्यों? क्यों चाहिए मुझे? कौन सी मिलती है ये तो प्लांट किंगडम पढ़ के बता देगा। उसमें लिखा है, लेकिन क्यों, ये क्यों मिलती है वहाँ? ठीक है, ये लिख के आना है। क्लियर? रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। हम्म, रेड लाइट की रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वाटर के अंदर जब सनलाइट गिरती है तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर पाती है नीचे तक, तो जो रेड एलिगेटर सबसे लास्ट तक जा सकती है या सबसे डेप्थ तक जा सकती है। पक्का रेड लाइट का कॉन्सेप्ट है? यस मैम। अच्छा, चेक करके आना भाई, इसके हिसाब से तो रेड लाइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ये मैम। बस एक सॉइल रहता है, कल सॉइल कवर करेंगे, उसके बाद ही हो जाएगा रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। बस ये वाली खत्म हो जाएगी। चलो अब एक बार कर लेते हैं इसको हम। कहाँ गया? एडेप्टेशंस तो बाद में आएगी। एक बार इसको सम अप कर ले। ये मैम। तो हमको अभी तक इतना पता है, ये रेस क्यों हो रहा? तो हमको अभी तक इतना पता है कि जो इकोसिस्टम हमारा होता है उसमें दो तरीके के फैक्टर होते हैं, है ना? एक होता है हमारे पास लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग, राइट? तो इकोसिस्टम में जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं उसको अपन क्या बुलाते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? बायोटिक पे। और जो नॉन लिविंग होते हैं अपन उसको क्या बुलाते हैं? एबायोटिक। एबायोटिक में आज हमने कितने टॉपिक पढ़े? टेम्परेचर इन वाटर, लाइट। टेम्परेचर, वाटर, लाइट, और कल हमने पढ़ना लास्ट, दैट इज सॉइल। सॉइल। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा इसमें से? टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ स्टीनो थर्मल, क्या मतलब है इसका? कैसे ऑर्गेनिज्म है ये? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होगी। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हो। और अगर मैं बोलूँ यूरी हेलाइन, देन
वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सरवाइव कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। गुड, वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ जो टेम्परेचर है उसका एंजाइम पे क्या फंक्शन होता है, हायर टेम्परेचर पे एंजाइम के साथ क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाते हैं उनके बॉन्ड। हाँ, डिस्ट्रॉय हो जाता है, सही बोला उसने पीछे से। क्या वो दोबारा से ठीक हो सकता है अगर उसमें ऑप्टिमल टेम्परेचर पे डाल दूँ तो? गुड, शाबाश, वेरी गुड, ओके गुड। तो इसको रीड करना, ठीक है। इस तरह से होमवर्क Yeah, करना, हम लोग इसको कल खत्म करने की इस पार्ट को कोशिश करेंगे, ओके।